हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अभी तक मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। जो आपका अनुसंख्यात्मक गुणधर्म वाला टॉपिक था, लास्ट वीडियो हमने उसमें बनाई थी। अनुसंख्यात्मक गुणधर्म के अंदर हमने वाष्प दाब में अपनमन वाला टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो अब अपने बात करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन के बारे में, यानी जो क्वथनांक है उसके मान में वृद्धि कैसे हो रही है उसके बारे में। तो देखो, इस चीज को समझना सबसे पहले क्वथनांक किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको पीछे कवर करवा चुकी हूँ। फिर भी डेफिनेशन एक बार सुन ले तो आपको पता है क्वथनांक जो है ना वह ताप है जिस पर किसी भी द्रव का या पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे अपने क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम कवर कर चुके हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी पहले वाली वीडियो देख लें और उनको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलो फिर देखते हैं, अपने इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहली बात, किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक की जो डेफिनेशन है वो तो क्वथनांक की है। अब हम बात करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन कैसे हो रहा है। पीछे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छोटा सा बना के समझा देती हूँ। पीछे मैंने आपको बताया था कि जो आपका विलायक है, विलायक जब वो शुद्ध अवस्था में होता है तो शुद्ध अवस्था के दौरान विलायक की सतह पर केवल विलायक के अणु ही होते हैं, और जब इस पर दाब लगता है वाष्प द्वारा तो ये सारे के सारे कण क्या हो जाते हैं, आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने शुद्ध विलायक के अंदर क्या मिला दिया, ठोस NaCl मिला दिया, जो कि आपके किसके रूप में है, विलय के रूप में। ठीक है, ये तो आपका क्या है, विलायक, और ये आपका क्या है, विलय। अब जैसे ही हमने इस शुद्ध विलायक के अंदर विलय के मोल मिला दिए, विलय के मोल मिलाने के बाद अब आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। किसका, ठोस NaCl और जल का। अब सतह पर किसके कण उपस्थित हो गए, NaCl के कण भी उपस्थित हो गए। पहले जहां सतह केवल आपके शुद्ध विलायक से घिर रहा था, अब NaCl के कण भी आ गए। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक पीछे कवर करवा दिया है मैंने। उसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो वाष्प दाब लगेगा ना, जितना वाष्प दाब सतह पर लगेगा जल के, वो तो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन जो हिस्सा आपके NaCl कण के ऊपर लगेगा, NaCl कण जो है वो आपके अवाष्पशील ठोस है, यानी ये वाष्पित नहीं होते, तो ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो वही आपने वाष्प दाब वाला टॉपिक छेड़ दिया, तो क्वथनांक वाली बात कहाँ गई। ठीक है, तो समझना इसको। देखो, यहाँ पर वाष्प दाब का मान ज्यादा था, वाष्प दाब का मान ज्यादा था, यानी मैं ये बोल सकती हूँ वाष्प दाब जितना ज्यादा लगेगा वाष्प उतने ज्यादा बनेंगे, उबलने में उतना ही कम टाइम लगेगा। समझ आ रही है बात। लेकिन दूसरी तरफ जब आपने उस विलायक के अंदर ठोस NaCl मिला दिया, ठोस NaCl मिलाने के बाद सतह में अब केवल विलायक नहीं है बल्कि विलय के कण भी आ चुके हैं, और वो विलय के कण इस द्रव को आसानी से या जल्दी वाष्पित नहीं होने देंगे। जब ये जल्दी से वाष्पित नहीं होंगे, यानी वाष्प जल्दी से नहीं बनेंगे, तो उबलने में वहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। यानी अब जो है इसके क्वथनांक के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। उबलने में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है ना, यहाँ पर तो थोड़ा टेम्परेचर दिया, सतह पूरी तरीके से विलायक के अणु का था, तो बहुत जल्दी वाष्पित हो रहा था, बहुत जल्दी उबल रहा था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ NaCl मिलाते ही सतह पे NaCl के कण आ गए, जिस कारण से ये वाष्पित जल्दी नहीं हो पाएंगे, और अगर जल्दी वाष्पित नहीं हो पाएंगे तो इसको और भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। किसके लिए, क्वथनांक के लिए, उबलने के लिए। समझ आई बात। यानी पीछे तो हम पढ़ रहे थे कंपेयर करके कि वाष्प दाब में कमी आ रही है, ठीक है, पर उसी कंडीशन के अंदर क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है, ये अवाष्पशील विलय पदार्थ है, और इसको जब आपने द्रव में मिला दिया तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है कमी वाष्प दाब में। नेक्स्ट ये बोल रहा है
अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक बिंदु विलायक की तुलना में बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका जो विलायक था इसको बनने में कम टेम्परेचर की आवश्यकता आ रही है, और यहाँ पर जहाँ पे आपने विलय के कण भी मिला दिए हैं, अब इसको उबलने में अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है अर्थात विलयन का क्वथनांक बिंदु विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्लियर बात। अब ये तो आपका शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक को हम किससे शो करते हैं? मैंने आपको पीछे बता रखा है, इसको शो करेंगे TB नॉट। ये नॉट जो है वो किसको बताएगा? उसकी शुद्धता को। ठीक है, तो इसे तो हम लिखेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? TB नॉट। लेकिन अगर हम इस विलय के क्वथनांक की इस विलयन के क्वथनांक की बात करते हैं, तो इस तरह आपने क्या लिखेंगे? विलयन का क्वथनांक बराबर क्या हो जाएगा? TB। क्लियर बात, क्योंकि अब ये शुद्ध नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है? क्वथनांक के मान में वृद्धि। जब हम कमी या वृद्धि को ज्ञात करेंगे, मतलब जब हम अंतर ज्ञात करेंगे, तो अधिक वाले मान से कम वाले मान को माइनस करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? डेल TB बराबर TB माइनस TB नॉट। क्लियर बात। ये किसको बता रहा है? ये मान जो है वो आपका बता रहा है वृद्धि को। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो रही है या कितना अंतर पाया जा रहा है वो किसको बता रहा है? डेल TB से इसको अपने प्रदर्शित करते हैं, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें इसका अंदाजा लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो डेफिनेशन है और जो भी मैंने आपको बताया ये क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको इस तरीके से बता सकती हूँ, ये एक रेखा जो है वो किसको बता रहा है? आपका वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, अगर हम विलयन के क्वथनांक की बात करते हैं तो वो उनके बीच का डिफरेंस तो हो जाएगा आपका कम, जिसे अपने किससे शो करेंगे? TB नॉट से। लेकिन ये तो किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं विलायक। ठीक है, और जब हम बात करेंगे विलयन के बारे में तो वो उसके क्वथनांक के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो ये आ जाएगा आपका TB, और ये किसका है? विलयन का। क्लियर बात। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका TB है उसका मान किससे ज्यादा है? TB नॉट से। क्लियर। चलो अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे जब वाष्प दाब में अवनमन के बारे में बताया था तो मैंने आपको कहा था कि जो डेल P है वो समानुपाती होता है। अब देखो, वाष्प दाब में कमी और क्वथनांक में उन्नयन, यानी वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन एक ही बात है। तो उस हिसाब से मैं डेल TB को भी क्या लिख सकती हूँ? समानुपाती x2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x2 का मतलब क्या होता है? मतलब आपके जो विलय है उसके मोल अंश। x2 का मतलब क्या होता है? कि आपके विलय के मोल अंश। तो जब हम मोल अंश वाला टॉपिक कर रहे थे, मोल भिन्न वाला टॉपिक कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि x2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? N2 अपॉन में N1 प्लस N2 बताया हुआ है। और जो N2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका W2 अपॉन में M2, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? भार अपॉन में अनुभार। मोलों की संख्या भार अपॉन में अनुभार के बराबर होती है। ठीक है, तो N1 का मान क्या हो जाएगा? W1 अपॉन में M1। बस आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको पुट करते जाना है। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा आपका? डेल TB बराबर, यहाँ पर आपका समानुपाती का निशान है, पहले हम क्या करते हैं? समानुपाती का निशान हटा लेते हैं। समानुपाती का निशान हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एक स्थिरांक लग जाएगा, और ये आ गया आपके पास x2। अब इसका मान पुट करते हैं। डेल TB बराबर K
और इसका मान क्या हो जाएगा, अपने सीधे मान पुट करते हैं W2 अपॉन में M2 अपॉन में N1 का मान क्या है W1 अपॉन में M1 प्लस W2 अपॉन में M2। ठीक है, फिर मैंने आपको एक स्टेप बताया था, मैंने कहा था कि यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो, अत्यंत तनु हो तो, विलयन तनु कब होता है, तो आपको पता है जब विलायक के अंदर विलय की मात्रा बहुत कम हो। अब यहाँ पर विलायक तो आपके पास ये है, विलय आपके पास ये है, तो जो मात्रा कम होती है उसको हम क्या मानते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इसको आप इस तरीके से उतार सकते हैं, M1 से क्या है आपका जो W2 अपॉन में M2 है वो काफ़ी कम है, और कम होने के कारण इस वाले को अपने क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे या छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, डेल TB इजिकल्स टू K क्या बन जाएगा, W2 अपॉन में M2 बच गया क्या आपके पास, अपॉन में W1 अपॉन में M1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो आपका डेल TB है वो किसके बराबर हो जाएगा, कि अब ये आ जाएगा सेम ऐसे का ऐसा ही W2 अपॉन में M2, लेकिन जो बटे की संख्या है, जो भाग की संख्या होती है, उसको जब हम मल्टीप्लाई में लाते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा M1 अपॉन में W1, यही बन जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर इस रकम को मैं इसके साथ अलग कर लेती हूँ, क्या बन जाएगा, डेल TB बराबर K इंटू M1, K इंटू M1, और क्या बन जाएगा आपका W2 अपॉन में M2 इंटू में W1। क्लियर बात, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे वाले स्टेप की बात करते हैं। ले लिया होगा यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट, और यहाँ तक समझ भी आ गया होगा आपको। तो एक पीछे ना मैंने आपको जब ये चैप्टर करवा रही थी तो पीछे मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताए थे, जैसे मोललता, मोलरता, ठीक है। तो जो आपको याद हो तो मोललता की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, जिसे अपने स्मॉल m से शो करते हैं। तो मोललता की डेफिनेशन थी विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान, यही बताया था आपको। अगर द्रव्यमान आपका केजी में है तो फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन अगर यही द्रव्यमान आपका ग्राम में दे रखा है तो आप क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा ना मोललता से मैच करता हुआ दिखेगा। कैसे, अभी बताती हूँ। ये जो है, ये कंप्लीट जो आपका पोस्चर है ये एक स्थिरांक की तरह काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेल TB बराबर ये बन जाएगा आपका KB। ये कंप्लीट क्या बन गया आपका, एक KB, जिसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर बात, कुछ नहीं है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पोस्चर है ना इससे मैच करेगा। कैसे मैच करेगा, क्योंकि आप देखोगे तो M इजिकल्स टू क्या होगा, विलय के मोल। विलय के मोलों को अपने क्या लिखते हैं, N2 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान है, इसको अपने लिखेंगे W1, और पीछे अभी मैं बता के हटी हूँ, N2 क्या हो जाएगा आपका W2 अपॉन में M2, यही होता है। तो N2 का मान अगर रख दिया जाता है यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, W2 अपॉन में M2। तो अब इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सेम सेम नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस पूरे मान को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल m, यानी मोललता। समझ आ गई बात। अब देखो इसके अंदर ये मोललता जो है, एक तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से बन के निकल आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपने, कि इसका मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और करने के बाद अगर वो चीज़ आपको ग्राम में दे दिया हो तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यानी जो अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डेल
TB इज इक्वल्स टू KB इंटू में यहाँ पे आ जाएगा आपका W2 अपॉन में M2 इंटू में W1 इंटू में 1000। मतलब आपका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। क्लियर बात? और क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी पूछ लिया आप बता सकते हो, यानी M2 का मान पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, TB को इधर भेज दोगे और M2 को इधर भेज दोगे। मान लो सपोज करो कि आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है और क्वेश्चन के अंदर आपसे M2 का मान पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कर लोगे, बस मान जो है वो एक्सचेंज कर दोगे। क्या बन जाएगा, W2 अपॉन में डेल TB इंटू में W1 इंटू में 1000 है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो भी सारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब मैं इसको रेस कर देती हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसका एक छोटा सा ग्राफ बन जाता है, आप ग्राफ देख लें। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ के अंदर क्या चीज है, इधर तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहेंगे इसमें ये तो बताएगा कि इसको प्रेशर को यानी आपके दाब को, क्लियर बात, और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे ये बताएगा आपके ताप को यानी टेम्परेचर को। अब देखो इसमें आपको ग्राफ को किस तरीके से व्यवस्थित करना है। एक तो आपको लेना है विलायक, मान लो ये पॉइंट आपने किसका ले लिया, विलायक का, और एक आपने किसका ले लिया पॉइंट, विलयन का, क्योंकि आपको पता है विलायक जो है वो बहुत ही जल्दी जो है उनका जो वाष्प दाब है बहुत जल्दी वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो आपका विलयन है उसको परिवर्तित होने में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो अपने मान लेते हैं क्या है, इसको अपने लिख देते हैं यहाँ पर विलायक, और ये वाला कौन सा क्वेश्चन आपका, विलयन। अब इस रेखा को जब हम टेम्परेचर वाली रेखा से मिलाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो किसको बताएगा, TB नॉट को, क्योंकि ये विलायक का है और शुद्ध अवस्था में है, और अगर इसको मिलाते हैं तो ये किसको बताएगा आपका, TB को। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर के हिसाब से भी देखें तो इसके क्वथनांक में टाइम कम लग रहा है और इसके क्वथनांक में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, और दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल TB से, त्रिभुज TB से या डेल TB से। क्लियर बात? तो एक छोटा सा ग्राफ था बस समझाने के लिए था कि जिसमें आपका क्या है, डेल TB जो है वो आपके TB माइनस TB नॉट के बराबर है। तो मेरे हिसाब से ये वाला भी समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब आपका टॉपिक है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है अवनमन यानी कमी। अब अपने बात करेंगे कि हिमांक में अवनमन कैसे, तो सेम वही चीज है कि आपने विलायक लिया, विलायक के अंदर सतह पर पूरी तरीके से विलायक के अणु द्वारा घिरा हुआ है, तो वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा। अब जिसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा उसको उबलने में कम टेम्परेचर की जरूरत है, लेकिन जमने में ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। समझ आ रही है बात? फिर उसके बाद जैसे हमने उस शुद्ध विलायक के अंदर ठोस NaCl के कण मिला दिए, तो ठोस NaCl के कण मिलाने के बाद अब उसके सतह पर ठोस NaCl के कण भी आ चुके हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर सतह जो है वो पूरी तरीके से विलायक से नहीं घिर रहा, साथ साथ विलायक के कण भी उसमें आ रहे हैं। तो अब उसको उबलने में अपने यूँ बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि, यानी अब इसे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए उबलने में। जहाँ पे उबलने में टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए वहाँ पर उस चीज़ को जमने में टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, कम। समझ आई बात? देखो नॉर्मल
सी बात है, अगर आप किसी को उबालने दे रहे हो तो जो चीज़ जल्दी उबलेगी उसे जमने में टाइम ज़्यादा लगेगा। समझ आई बात? क्योंकि उबल जल्दी रही है, यानी आप कम टेम्परेचर में इसको जल्दी उबाल रहे हो। और दूसरी तरफ वो चीज़ जिसको उबलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसके वाष्पदाब कम बन रहे हैं, उसी चीज़ को जमने में तो क्या लगेगा, कम टाइम ना। ठीक वही चीज़ है, बस आपको 3 कंडीशन मतलब है अपने वही कंडीशन लेके चल रहे, लेकिन 3 अलग अलग पॉइंट को ये क्लियर कर रहे हैं अपने को। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ ले पहले इसका, समझे इसको कि सबसे पहली बात हिमांक किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। क्लियर बात? वहां पर तो हमारा जो वाष्पदाब था वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, किसमें, क्वथनांक में। लेकिन यहाँ पर है हमारा हिमांक की बात, तो हिमांक में जो हमारा वाष्पदाब होगा अब वो ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा, यानी अब उसका टेम्परेचर और भी गिर जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अर्थात एक विलयन का कभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्पदाब ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपकी डेफिनेशन है कि भाई हिमांक या हिमीकरण किसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि भाई उसके हिमांक में कमी क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके चलती हूँ। गर्मियों में क्या होता है कि आपको पता ही है, जो आइसक्रीम वाले जो आते हैं नॉर्मल, जब अपने आइसक्रीम खरीदते हैं उनसे शुरू में जब हम आइसक्रीम का टेस्ट करते हैं ना, तो हमें एकदम से नमकीन लगता है, फिर उसके बाद वो हमें मीठा लगने लगता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो अपने डिब्बे में आइसक्रीम की बर्फ़ की चारों ओर नमक लगा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि नमक क्या कर रहा है, वहाँ पर उसको जमाए रखने का काम कर रहा है लॉन्ग टाइम तक। समझ आई बात? नमक क्या करता है, नमक अवाष्पशील ठोस पदार्थ है जो क्या करता है, उसको जमने के लिए क्या करता है, एक रूप से कार्यरत रहता है। ठीक है, तो वो आप एग्जांपल देके समझ सकते हो कि नमक का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, चीज़ को जल्दी जमाने के लिए। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हिमीकरण के अंदर ठोस NaCl मिलाते ही हिमीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी अब उस चीज़ को जमने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है। समझ आ गई होगी बात? अब अपनी पढ़ लेते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्पदाब विलायक से कम हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ये बोल रहा है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। विलयन विलायक से कम ताप पर अब जमेगा क्योंकि अब विलयन के ऊपर NaCl के कण भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है, हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसे डेल्टी F से प्रदर्शित करते हैं। पीछे जब हम क्वथनांक की बात कर रहे थे वो मैं बताना रह गया था, उसे अपने डेल्टी B से शो कर रहे थे। ये B किसको बता रहे हैं, आपके बॉइलिंग पॉइंट को यानी क्वथनांक को, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टी F, यानी ये बता रहे हैं आपके फ्रीजिंग पॉइंट को यानी हिमांक को। क्लियर बात? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ले ली होगी आपने स्क्रीनशॉट। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं और बाकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कोई टेंशन मत लेना, अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।